चलो स्टार्ट करते हैं अब। एक सबमर्सिबल पंप हो सकता है एक चरणीय पंप, बहुचरणीय पंप, अपकेंद्री पंप। एक सबमर्सिबल जो पंप होता है एक चरणीय भी और बहुचरणीय भी, दोनों। इसका सही आंसर है दोनों। सही है उत्तर ए और बी दोनों। सबमर्सिबल पंप। अब डिटेल वाइज थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं सभी की। अभी मैं इसके नोटिफिकेशन बंद कर देता हूँ और उसके बाद सबमर्सिबल पंप, यह एक ऐसा पंप होता है जिसे पूरी तरह से पानी या तरल पदार्थ में डुबोकर चलाया जाता है। एकल चरणी सिंगल स्टेज, यदि पंप में केवल एक इम्पेलर होता है तो उसे एकल चरणी पंप कहते हैं। इनका उपयोग कम ऊंचाई तक पानी पहुंचाने के लिए किया जाता है। बहुचरणीय पंप मल्टी स्टेज, यदि पंप में एक से अधिक इम्पेलर होते हैं तो उसे बहुचरणीय पंप कहते हैं। इनका उपयोग गहरे बोरवेल या अधिक ऊंचाई हाई हेड तक पानी पहुंचाने के लिए किया जाता है। क्योंकि सबमर्सिबल पंप आवश्यकतानुसार सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज दोनों प्रकार के हो सकते हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। इसके अधिकांश सबमर्सिबल पंप कार्य प्रणाली के आधार पर अपकेंद्री सेंट्रीफ्यूगल। अनाज भंडारण में अनाज की अधिक नमी वाले दानों को रखना चाहिए। अनाज भंडारण में अनाज की अधिक नमी वाले दानों को रखना चाहिए हवादार संरचना में। हवादार संरचना में रखते हैं, हवाबंद संरचना में नहीं रखते, पक्की कोठी में नहीं रखते, बंद कमरे में, बोरे में, ये भी इसमें भी नहीं रखते। और जो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अनाज भंडारण नमी की भूमिका। उच्च नमी से फफूंदी लगती है और अनाज खराब हो जाता है। अनाज में अधिक नमी होने पर उसमें फफूंदी लगने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे अनाज खराब हो जाता है। इसलिए अनाज को भंडारण के लिए कम नमी वाले स्थान में रखना चाहिए। मैंने क्या बताया था, इसका आंसर बी सही है। आमतौर पर भारतीय खाद्य निगम भारत में भंडारण के लिए सर्वाधिक प्रयोग होने वाला स्टोरेज, भारत में जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है वह स्टोरेज, भंडारण स्टोरेज में पूसा बिन, हापुड़ बिन, सीएपी भंडारण उपरोक्त में से कोई नहीं है। इसका है सीएपी भंडारण। सीएपी भंडारण। कवर एंड प्लिंथ, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई द्वारा अनाज के बड़े पैमाने पर सुरक्षित भंडारण के लिए सबसे अधिक सीएपी कवर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। सीएपी क्या है? इसमें अनाज की बोरियों को खुले मैदान में एक ऊंचे पक्के चबूतरे पर व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है और फिर उसे वाटरप्रूफ पॉलीथीन की चादरों से ढक दिया जाता है। उपयोग यह तकनीक उन क्षेत्रों में बहुत कारगर है जहां अनाज की मात्रा अधिक होती है और पक्के गोदामों की कमी होती है। यह कम लागत में अनाज को धूप और बारिश से बचाने का एक प्रभावी तरीका है। पानी का घनत्व होता है 1000 किलोग्राम पर घन मीटर, 500 किलोग्राम पर घन मीटर, सी है 1500 किलोग्राम पर घन मीटर और 2000 किलोग्राम पर घन मीटर। पानी का घनत्व जो होता है 1000 किलोग्राम पर घन मीटर होता है। थोड़ा
डेंसिटी डेंसिटी की डेफिनेशन दी गई है, किसी पदार्थ के इकाई आयतन मतलब यूनिट वॉल्यूम में जितना द्रव्यमान होता है उसका घनत्व कहलाता है। पानी का मानक घनत्व, शुद्ध पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक सबसे अधिक होता है, जो लगभग 1000 किलोग्राम पर घन मीटर होता है। ये ग्राम सीसी में दे रखी है। 1 ग्राम पर घन सेंटीमीटर के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। LSU सुखावन यंत्र LSU सुखावन यंत्र का विकास निम्न स्थान पर हुआ था: लंदन यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, लुधियाना स्टेट यूनिवर्सिटी। इसका हुआ है LSU सुखावन यंत्र का हुआ है अमेरिका की लुधियाना यूनिवर्सिटी में। देख लेते हैं डिटेल में। लुधियाना यूनिवर्सिटी। यद्यपि आपके विकल्पों में लंदन और लुधियाना जैसे नाम दिए गए, लेकिन कृषि इंजीनियरिंग के संदर्भ से LSU सुखावन यंत्र ड्रायर का विकास मुख्य रूप से अमेरिका की लुधियाना स्टेट यूनिवर्सिटी में हुआ था। LSU सुखावन यंत्र ड्रायर के बारे में मुख्य तथ्य। विकास: यह मुख्य रूप से धान चावल को सुखाने के लिए विकसित किया गया था ताकि हवा और अनाज का संपर्क बेहतर हो सके। प्रकार: यह एक सतत मिश्रण प्रकार का ड्रायर है। कार्यक्षमता: इसमें अनाज को समान रूप से सुखाने के लिए उल्टे V आकार के चैनलों का उपयोग किया जाता है। उपयोग: यह विशेष रूप से धान और उसना चावल को सुखाने के लिए भारत के चावल मिलों में काफ़ी लोकप्रिय है। नेक्स्ट है गेहूँ सुखाने हेतु हवा का अधिकतम तापमान होना चाहिए। गेहूं के टाइम सुखाने के टाइम पे तो वैसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता, 60 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो जाएगा बहुत, 90 डिग्री सेल्सियस का कोई मतलब ही नहीं। तो गेहूं सुखाना है तो हवा का अधिकतम तापमान होना चाहिए उस टाइम पर जो होता है 30 और 35 के आसपास होता है। तो लगभग हम इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे, इसे 40 डिग्री सेल्सियस इसका सही जवाब है। गेहूं को सुखाने ड्राइंग के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नीचे दिए गए हैं। अधिकतम सुरक्षित तापमान: गेहूं के बीजों को सुरक्षित रूप से सुखाने के लिए हवा का अनुशंसित अधिकतम तापमान आमतौर पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। यदि तापमान इससे अधिक जैसे 60 डिग्री सेंटीग्रेड या 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो बीज की अंकुरण क्षमता और उसकी गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ सकता है। बीज और भोजन के लिए अंतर: यदि गेहूं का उपयोग बीज के रूप में किया जाना है तो तापमान को 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रखना सबसे सुरक्षित माना जाता है। हालांकि व्यावसायिक रूप से खाने वाले अनाज के लिए कभी थोड़े अधिक तापमान का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन गुणवत्ता बनाए रखने के लिए 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड को ही आदर्श माना जाता है। सुखाने की आवश्यकता: कटाई के बाद गेहूं में नमी मॉइस्चर की मात्रा अधिक हो सकती है। इसे सुरक्षित भंडारण के लिए 10 से 12% नमी तक सुखाना आवश्यक होता है ताकि फफूंद या कीड़े न लगे। आलू के सुरक्षित भंडारण के लिए अनुकूल तापमान होता है। आलू के सुरक्षित भंडारण के लिए अनुकूल तापमान होता है। चलो देखते हैं इसका आंसर। 1 डिग्री सेल्सियस। आलू को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और उसमें अंकुरण
को रोकने के लिए तापमान का सही होना बहुत आवश्यक है। कोल्ड स्टोरेज व्यावहारिक स्तर पर आलू को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच स्टोर किया जाता है। आदर्श स्थिति 8 डिग्री सेंटीग्रेड से 12 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान आलू को मीठा होने से बचाने और उसकी ताजगी बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। विकल्प ए 4 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत कम है, जिससे आलू जम सकता है और ख़राब हो सकता है। 12 डिग्री भी अनुकूल हो सकता है, लेकिन सामान्यतः 8 डिग्री सेंटीग्रेड को अधिक स्थिर और सुरक्षित विकल्प माना जाता है। बी सबसे सटीक है इस पर। कोल्ड स्टोरेज में भंडारण तापमान होता है। कोल्ड स्टोरेज भंडारण तापमान होता है सामान्यतः कितना? 11 का आंसर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। कोल्ड स्टोरेज का मुख्य रूप से फलों और सब्जियों अन्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक ताज़ा रखना होता है। कोल्ड स्टोरेज का जो काम है लंबे समय तक 15 दिखा। चलो अभी देखते हैं। तापमान की भूमिका। कम तापमान सूक्ष्म जीवों माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन की वृद्धि और एंजाइमेटिक गतिविधियों को धीमा कर देता है, जिससे भोजन जल्दी खराब नहीं होता। सामान्य सीमा। अधिकांश कोल्ड स्टोरेज में तापमान -1 डिग्री से 10 डिग्री के बीच रखा जाता है, हालांकि अलग अलग उत्पादों के लिए थोड़ा भिन्न हो सकता है। इसका मतलब ए सबसे सही है। ए जो है कोल्ड स्टोरेज के लिए -1 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। आलू लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 7 डिग्री सेंटीग्रेड। हरी सब्जियां 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। जमे हुए खाद्य पदार्थ फ्रोजन फूड 18 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम, यह डीप फ्रीजर की श्रेणी में आता है। अन्य विकल्प जैसे 15 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण के लिए बहुत गर्म माने जाते हैं। हलर का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है। हलर का प्रयोग चावल को उबालने के लिए, धान से भूसी अलग करने के लिए, चावल को ग्राइंड करने के लिए, चावल का भंडारण के लिए, धान से भूसी अलग करने के लिए। बी इसका सही है, हलर का उपयोग तो धान से भूसी अलग करने के लिए किया जाता है। खाद्य और खाद्य प्रसंस्करण में हलर या राइस हलर एक ऐसी मशीन है जिसका मुख्य कार्य धान पेटी के ऊपर की कठोर बाहरी परत, जिसे भूसी कहते हैं, को हटाकर अंदर के चावल के दानों को बाहर निकालना है। प्रक्रिया। जब खेत में धान आता है तो वह खाने योग्य नहीं होता, क्योंकि उस पर भूसी होती है। हलर मशीन घर्षण या फ्रिक्शन या दबाव का प्रयोग करके इस भूसी को अलग कर देती है। और इसमें जो हलर के जो रोलर होते हैं वे भी अपोजिट चलते हैं। एक की स्पीड ज़्यादा होती है, एक की कम होती है। अन्य विकल्पों को क्यों गलत है? चावल उबालना, इसके लिए बॉयलर या कुकर का उपयोग होता है। बॉयलर या कुकर का ग्राइंड करना। चावल को पीसने, आटा बनाने के लिए ग्राइंडर या मील का उपयोग होता है। भंडारण, इसके लिए साइलो या गोदामों का उपयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेशन की इकाई। क्विंटल नहीं, किलोग्राम नहीं, ग्राम नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सारी वेट को मापने वाली यूनिट है, और जबकि रेफ्रिजरेशन की यूनिट ऊंची है। इनमें से कोई नहीं हो। इसकी होती है टन। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, यह वह मात्रा है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के 1 टन लगभग
907 किलोग्राम शुद्ध पानी को 24 घंटे में उसी तापमान की बर्फ में बदलने के लिए निकाली जाने वाली ऊष्मा के बराबर होती है। अन्य इकाइयाँ इसे BTU अपॉन HR ब्रिटिश थर्मल यूनिट प्रति घंटा या किलोवाट घंटा में मापा जाता है। एक टन रेफ्रिजरेशन 3.517 किलोवाट के बराबर होता है और 1 टन रेफ्रिजरेशन 12,000 BTU अपॉन में HR और 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन 50.4 किलो कैलोरी पर मिनट लगभग। ये ए ऑप्शन में दिया गया है 100 किलोग्राम। यह द्रव्यमान वजन मापने की इकाई है। ग्राम भी ये भी वजन मापने की इकाई है, बाकी सब वजन नापने की इकाई है। हाइग्रोफिलिक मृदा वह होती है जो जल को सम्मोहित करती है, मतलब अपने अंदर समाती है, अवशोषण करती है जल का। जल को सम्मोहित नहीं करती, मतलब जल का अवशोषण नहीं करती। जल का निस्सारण करती है, जल का उत्पादन करती है। हाइग्रोफिलिक मृदा वह होती है जो जल को सम्मोहित करती है। इसका ए है आंसर। हाइग्रोफिलिक यह शब्द 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना। हाइग्रो जिसका अर्थ नमी या जल, फिलिक जिसका अर्थ प्रेम या आकर्षण। हाइग्रोफिलिक मृदा या पदार्थ वे होते हैं जिनमें पानी के प्रति गहरा आकर्षण होता है। ये वातावरण से नमी को सोखने या जल को अपने भीतर बनाए रखने, सम्मोहित करने की क्षमता रखते हैं। विकल्पों का विश्लेषण। जल को सम्मोहित करती है, यह सही है क्योंकि ऐसी मिट्टी जल के अणुओं को अपनी ओर खींचती है और उन्हें धारण करती है। जल को सम्मोहित नहीं करती, यह हाइग्रोफोबिक जल से दूर भागने वाली मिट्टी की विशेषता है। जल का निस्सारण करती है, इसका अर्थ जल को बाहर निकालना जो कि इसके स्वभाव के विपरीत है। बंद इम्पेलर जो होगा वो सीवेज आदि को बाहर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। बंद इम्पेलर वाले जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं। अब इसमें जो होगा बंद इम्पेलर निम्न में से किस प्रकार के द्रव के लिए उपयोगी है? अश्यान बल, श्यान बल, घना या पतला? श्यान एक तरह से विस्कोसिटी। पतला बंद और सॉरी बंद इम्पेलर में तो जितना मतलब प्योर लिक्विड चलेगा, जैसा पानी हो गया, और अर्ध खुला इम्पेलर में चलेगा जैसे हमारा सीवेज वगैरह हो गया, बाथरूम किचन का पानी हो गया। और जो बंद रहेगा उसमें जो चलेगा, जो सबसे ज़्यादा कीचड़ वगैरह ये सब रहेंगे, वो खुला रहेगा। बंद में सबसे पतला चलेगा, पानी जैसे। पंपों में इस्तेमाल होने वाले इम्पेलर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। बंद इम्पेलर का चयन द्रव की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। बंद इम्पेलर यह इम्पेलर दोनों तरफ से ढका होता है। इसका उपयोग साफ और पतले द्रव्यों को पंप करने के लिए किया जाता है जिसमें ठोस कण नहीं होते। यह उच्च दक्षता प्रदान करता है, हाई एफिशिएंसी की होती है। खुला इम्पेलर इसमें सीवेज आदि को। इसका उपयोग गंदे पानी या ऐसे द्रवों के लिए किया जाता है जिनमें ठोस कण कचरा होता है ताकि वे फंसे नहीं। खुला इम्पेलर। अर्ध खुला इसमें इन दोनों के बीच का रहेगा। इसका उपयोग मध्यम चिपचिपाहट विस्कोसिटी वाले द्रवों के लिए किया जाता है। चूँकि बंद इम्पेलर के रास्ते संकरे होते हैं, इसलिए यह पतले द्रव के लिए सबसे उपयुक्त होता है। विकल्पों के अनुसार पतला सबसे सटीक उत्तर है। कंटीला तार
आमतौर पर लगभग वायर गेज का बना होता है। कितनी वायर गेज का बना होता है कंटीला तार? वो लगभग 12 गेज का बना होता है। इसका आंसर सी सही होना चाहिए। चलो देखते हैं ऑप्शन। 12 ही सही है। 8 दिया 10 है 14 है, तो 12 इसमें सही है। कंटीला तार। इस टाइप के क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी जेई में आते हैं। कभी इनका वेट पूछ लेता है तो कभी इनका गेज पूछ लेता है। कंटीला तार बार्ड वायर खेती और सुरक्षा के लिए बाड़ लगाने में आमतौर पर 12 गेज या 14 गेज के गैल्वनाइज्ड स्टील वायर का उपयोग किया जाता है। गेज का मतलब वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज तार की मोटाई को दर्शाता है। गेज नंबर जितना कम होगा तार उतना ही मोटा होता है। भारत में व्यावसायिक और कृषि कार्यों के लिए 12 गेज लगभग 2.5 mm 2.5 मिलीमीटर व्यास का वाला तार सबसे अधिक प्रचलित और टिकाऊ माना जाता है। अर्ध खुला इम्पेलर का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? स्वच्छ पानी, गर्म पानी। स्वच्छ और गर्म पानी तो एक ही बात सी हो गई। सीवेज पानी, सीवेज इसका सही है। सीवेज जो थोड़ा गंदीला होता है। इम्पेलर का मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक को अलग अलग तरल पदार्थों के लिए किया जाता है। इम्पेलर इसमें वेंस दोनों तरफ से ढकी होती है। बंद इम्पेलर में दोनों तरफ से ढकी होती है। इसका उपयोग स्वच्छ पानी के लिए किया जाता है जहां तरल में कोई कण न हो। अर्ध खुला इम्पेलर सेमी ओपन इम्पेलर, इसमें वेंस केवल एक तरफ पीछे की तरफ से ढकी होती है। इसका उपयोग ऐसे तरल पदार्थों के लिए किया जाता है जिनमें कुछ ठोस कण या गंदगी हो, जैसे कि सीवेज, पानी या चिपचिपे तरल पदार्थ। यह कचरे को फंसने से रोकता है। खुला इम्पेलर इसमें वेंस दोनों तरफ से खुली होती है। इसका उपयोग बहुत अधिक कचरे वाले पानी या कागज़ की लुगदी जैसे गाढ़े पदार्थों के लिए किया जाता है। किस पंप के लिए नलकूप का ऊर्ध्वाधर होना अति आवश्यक है? किस पंप के लिए नलकूप का ऊर्ध्वाधर होना अति आवश्यक है? जेट टाइप पंप, समर्सिबल पंप, सीधे स्थापित किए गए अपकेंद्री पंप के लिए रेसिप्रोकेटिंग पंप। इसका जो है समर्सिबल पंप का सीधा होना अति आवश्यक है। आंसर बी समर्सिबल पंप। समर्सिबल पंप एक ऐसा उपकरण है जिसे पूरी तरह से पानी के भीतर डुबाया जाता है। इसमें मोटर और पंप एक ही इकाई में सील बंद होते हैं। नलकूप ट्यूबवेल का ऊर्ध्वाधर वर्टिकल होना इसके लिए इसलिए अनिवार्य है क्योंकि सबमर्सिबल पंप की बनावट लंबी और बेलनाकार होती है। यदि बोरवेल या नलकूप टेढ़ा होगा तो पंप नीचे डालते समय फंस सकता है। मोटर के शाफ्ट पर गलत दबाव पड़ सकता है जिससे पंप जल्दी खराब हो सकता है या उसके जलने का खतरा रहता है। पंप के संतुलित संचालन और उचित कूलिंग के लिए अन्य विकल्प भी दिए गए हैं। जेट पंप और अपकेंद्री पंप आमतौर पर सतह पर स्थापित किए जाते हैं। जेट पंप और अपकेंद्री पंप सतह पर स्थापित किए जाते हैं, इसलिए उनके लिए कूप का एकदम सीधा होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि सबमर्सिबल के लिए। रेसिप्रोकेटिंग पंप का उपयोग अब बहुत कम होता है और यह भी आमतौर पर ऊर्ध्वाधरता पर उतना निर्भर नहीं करता। जब हमें हाई हेड चाहिए तो हम रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज करेंगे। जब हमें डिस्चार्ज अधिक चाहिए तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज करेंगे। पंप के चयन में निम्न में से कौन सा कारक सबसे कम
महत्वपूर्ण है। पंप के चयन में निस्तारण, शीर्ष, अशुशक्ति, जल की गुणवत्ता, हेड भी चाहिए हमें, अशुशक्ति भी, डिस्चार्ज भी, निस्तारण, जल की गुणवत्ता भी चाहिए हमें। पंप के चयन के लिए जल का पता होना चाहिए किस टाइप का जल है, हेड का भी हमें पता होना चाहिए। चलो ऑप्शन देख लेते हैं इसका कौन सा है। इसका निस्तारण, डिस्चार्ज या फ्लो रेट। निस्तारण डिस्चार्ज को भी बोलते हैं। यह बताता है कि पंप प्रति इकाई समय में कितना पानी या तरल फेंकेगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। हेड, यह वह ऊंचाई या दबाव है जहां तक पंप को तरल पहुंचाना, पंप की क्षमता इसी पर निर्भर करती है। अशुशक्ति, पंप को चलाने के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता होती है, यह पंप के लिए चयन का एक अनिवार्य हिस्सा है। सही उत्तर है जल की गुणवत्ता। पंप के चयन में सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे कम महत्वपूर्ण है, वो जल की गुणवत्ता है। ये चीज़ हमें तो पहले यही पता करना पड़ेगा, हेड कितना, डिस्चार्ज कितना चाहिए और कितनी हॉर्स पावर का चाहिए, फिर उसके बाद ही जल की गुणवत्ता की बात आएगी। नेक्स्ट देखते हैं। एक अपकेंद्री पंप में ब्रेक हॉर्स पावर और शक्ति ज्ञात करने का सूत्र। ब्रेक हॉर्स पावर ज्ञात करने का सूत्र, जलीय अशुशक्ति इंटू पंप दक्षता। जलीय अशुशक्ति अपॉन पंप दक्षता, जलीय अशुशक्ति प्लस पंप दक्षता, जलीय दक्षता अपॉन जलीय अशुशक्ति। चलो इसका राइट आंसर देखते हैं कितना है। एक पंप की दक्षता ईटा हमें यह बताती है कि वह इनपुट शक्ति ब्रेक हॉर्स पावर को कितनी प्रभावी ढंग से उपयोगी आउटपुट शक्ति जलीय अशुशक्ति में बदल रहा है। जलीय अशुशक्ति वाटर हॉर्स पावर, यह वह शक्ति वास्तविक शक्ति है जो पंप द्वारा तरल पदार्थ पानी को दी जाती है। ब्रेक हॉर्स पावर, यह वह कुल शक्ति है जो पंप को चलाने के लिए मोटर या इंजन द्वारा शाफ्ट को दी जाती है। घर्षण, चूँकि घर्षण और अन्य यांत्रिक कारणों से कुछ ऊर्जा का नुकसान होता है, इसलिए पंप की दक्षता हमेशा 100% से कम होती है। इसका संबंध इस सूत्र से होता है, वाटर हॉर्स पावर अपॉन में ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर निकालने के लिए सूत्र होगा वाटर हॉर्स पावर अपॉन में ब्रेक हॉर्स पावर। इसका सही आंसर है। जलीय अशुशक्ति, पंप की दक्षता, जलीय अशुशक्ति, बी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पंप के द्वारा 45 मीटर से अधिक गहराई से पानी उठाया जा सकता है। इसमें पंप का टॉपिक आज क्लियर हो जाएगा। पंप के बहुत क्वेश्चन है। निम्न में से किस पंप के द्वारा 45 मीटर से अधिक गहराई से पानी उठाया जा सकता है। अब केंद्रीय पंप से 45 मीटर से नहीं उठाया जा सकता। जेट पंप से बस समरसीबल पंप ही इसका सही आंसर है। समरसीबल पंप। इनके नामों में बहुत कंफ्यूज होते हैं। निमग्न पंप से, इनका इंग्लिश नाम भी जरूर याद होना जरूरी है। पंपों की कार्य क्षमता उनकी गहराई लिफ्टिंग हेड के आधार पर अलग अलग होती है।
समरसीबल पंप, यह पंप पूरी तरह से पानी के अंदर डूबा रहता है। यह पंप को खींचने के बजाय धकेलने पुशिंग के सिद्धांत पर काम करता है, जिससे यह बहुत अधिक गहराई 45 मीटर से कहीं अधिक, यहाँ तक कि 100 से 200 मीटर या उससे भी ज़्यादा से पानी आसानी से ऊपर उठा सकता है। अब केंद्रीय पंप, सामान्य सेंट्रीफ्यूगल पंप की सक्शन खींचने की क्षमता सीमित होती है। यह आमतौर पर 6 से 9 मीटर की गहराई तक ही प्रभावी ढंग से काम करता है। 6 से 9 मीटर ही खींच सकता है। जेट पंप गहरे कुओं, डीप वेल्स के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन 45 मीटर से अधिक की गहराई के लिए समरसेबल पंप सबसे अधिक कुशल और मानक विकल्प माना जाता है। घरों में प्रयोग किए जाने वाला हस्तचालित पंप निम्न में से किस प्रकार का है? समरसेबल पंप नहीं है। हस्तचालित पंप, क्योंकि उसमें सिलेंडर के अंदर पिस्टन चलता है। अब केंद्रीय पंप भी नहीं है, जेट पंप भी नहीं है, और यह है प्रत्यागामी पंप। रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है ना इसमें। रेसिप्रोकेटिंग पंप है। प्रत्यागामी पंप, घरों में इस्तेमाल होने वाला साधारण हेड पंप हस्तचालित पंप प्रत्यागामी रेसिप्रोकेटिंग पंप का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह निम्नलिखित कारणों से इस श्रेणी में आता है। पिस्टन की गति, इसमें एक पिस्टन लगा होता है जो सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे की गति करता है। इस तरह की रैखिक गति को प्रत्यागामी गति कहा जाता है। सक्शन और डिलीवरी, जब हम हैंडल को नीचे दबाते हैं तो पिस्टन ऊपर उठता है, जिससे सिलेंडर में वैक्यूम बनता है और नीचे से ऊपर खींचता है। पानी जो है नीचे से ऊपर की तरफ खींचता है जब वैक्यूम बनता है, नीचे हैंडल को नीचे दबाते हैं। तो वाल्व का उपयोग, इसमें फुट वाल्व और पिस्टन वाल्व का उपयोग होता है, जो पानी को एक ही दिशा में बहने देता है। अन्य विकल्प भी देख लेते हैं। समरसीबल पंप, यह पूरी तरह पानी के अंदर डूबे रहते हैं और बिजली से चलते हैं, जैसे बोरवेल की मोटर। अब केंद्रीय पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, यह पंप अपकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें पानी को बाहर फेंकने के लिए एक घूमने वाला इम्पेलर लगा होता है। यह आमतौर पर सिंचाई या पानी की टंकियों को भरने वाला मोटरों में होता है। जेट पंप, यह गहरे कुओं से पानी निकालने के लिए एक नोजल और वेंचुरी के माध्यम से दबाव का उपयोग करता है। प्रत्यागामी पंप सबसे अधिक उपयोगी है। कम डिस्चार्ज और हाई हेड, इसका आंसर जो है पहला ही हो गया, क्योंकि हमें प्रत्यागामी पंप सबसे अधिक उपयोग होता है। कम डिस्चार्ज और हाई हेड चाहिए हमें प्रत्यागामी पंप के लिए। उच्च डिस्चार्ज और हाई हेड नहीं। कम डिस्चार्ज और निम्न हेड, ये भी नहीं। उच्च डिस्चार्ज और निम्न हेड, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप की वो बता रहा है। कम डिस्चार्ज और हाई हेड, ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रत्यागामी पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, यह एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। यह उन स्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त होता है जहां पानी या द्रव की मात्रा डिस्चार्ज कम हो, लेकिन उससे बहुत अधिक ऊंचाई या दबाव तक पहुंचाना हो। अब केंद्रीय पंप, इसके विपरीत सेंट्रीफ्यूगल पंप का उपयोग तब किया जाता है जब हमें उच्च हाई डिस्चार्ज और लो हेड की आवश्यकता होती है। मुख्य बिंदु, डिस्चार्ज कम और रुक रुक कर पल्सेटिंग, हेड बहुत अधिक दबाव बनाने में सक्षम। उपयोग, तेल रिफाइनिंग, उच्च दबाव वाली सफाई और हाइड्रोलिक सिस्टम में। अधिक ऊंचाई से पानी उठाने वाली अपकेंद्रीय पंप साधारणतः होते हैं।
अधिक ऊंचाई से मतलब इसका तात्पर्य है गहराई से। गहरे कुओं में प्रयोग होते हैं, बिल्कुल गहरे कुओं में प्रयोग होते हैं। बहुचरणीय पंप होते हैं। अधिक ऊंचाई से इसका आंसर उपरोक्त ए और बी। एक स्टेज वाले पंप ये नहीं होते। और बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। सी करेक्ट है, दोनों है। बहुचरणीय पंप मल्टी स्टेज पंप। जब पानी को बहुत ऊंचाई हाई हेड तक पहुंचाना होता है तो अकेला इम्पेलर पर्याप्त दबाव उत्पन्न नहीं कर पाता। इसके लिए एक ही शाफ्ट पर एक से अधिक इम्पेलर सीरीज में लगाए जाते हैं। इसे ही बहुचरणीय मल्टी स्टेज पंप कहते हैं। प्रत्येक चरण पानी के दबाव को बढ़ाता जाता है। गहरे कुओं में प्रयोग। अधिक गहराई से पानी खींचने और उसे ऊंचाई तक भेजने के लिए भी इन्हीं उच्च दबाव वाले पंपों की आवश्यकता होती है। सबमर्सिबल पंप जो गहरे कुओं में लगते हैं अक्सर मल्टी स्टेज ही होते हैं। अधिक ऊंचाई हाई हेड के लिए पंप का बहुचरणीय होना और गहरे कुओं के लिए उपयुक्त होना दोनों ही सही विशेषताएं हैं। एक अपकेंद्री पंप के अंदर द्रव्य प्रवेश होता है इम्पेलर की आंख से। यही होता है, उसके सेंटर से होता है। पंप के सेंटर से होता है, उसे ही आंख बोलते हैं। डिस्चार्ज पाइप से डिस्चार्ज पाइप से, ये गलत, वो कहाँ से हो जाएगा। बाईपास लाइन से, ये फर्जी आंसर है, फर्जी ऑप्शन दे रखा है। चलो और पढ़ लेते हैं वाक्य। प्रवेश द्वार इनलेट। एक अपकेंद्री पंप में तरल पदार्थ द्रव्य हमेशा केंद्र में से प्रवेश करता है जिसे इम्पेलर की आंख कहा जाता है। कार्यप्रणाली। जब इम्पेलर तेजी से घूमता है तो अपकेंद्री बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण तरल केंद्र से बाहर की ओर परिधि की तरफ धकेला जाता है। दबाव। केंद्र आंख पर कम दबाव का क्षेत्र बनता है जिससे सक्शन पाइप के माध्यम से और अधिक तरल पंप के अंदर खींचा चला आता है। निकास आउटलेट। तरल अपनी गतिज ऊर्जा को दबाव ऊर्जा में बदलते हुए डिस्चार्ज पाइप के माध्यम से बाहर निकालता है। एक अपकेंद्री पंप जो कि कीचड़ में प्रयोग में लाया जा रहा है उसमें निम्न में से किस तरह का इम्पेलर प्रयोग होगा। कीचड़ में एक ओर से ढका हुआ, दोनों ओर से ढका हुआ, दोनों ओर से खुला हुआ। कीचड़ में जो यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमें दोनों ओर से खुला हुआ ही यूज़ करेंगे। इसका सही आंसर डी होना चाहिए। अपकेंद्री पंप में इम्पेलर के मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं जिनका चयन पंप किए जाने वाले तरल पदार्थों की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। खुला इम्पेलर। इनमें वेंस के दोनों ओर सुरक्षा कवच सराउंड नहीं होता। खुला इम्पेलर में उसकी जो केसिंग है केसिंग के अंदर खुला होता है। इसका उपयोग कीचड़, गंदे पानी या ऐसे तरल पदार्थों के लिए किया जाता है जिनमें ठोस कण या कचरा होता है ताकि वे फंसे नहीं और आसानी से निकल जाए। अर्ध खुला। इसमें केवल एक और प्लेट या कवच होता है या थोड़े गंदे पानी के लिए उपयुक्त होते हैं। बंद इम्पेलर। इसमें वेंस दोनों ओर से ढकी होती है। इसका उपयोग साफ पानी के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें कचरा फंसने का डर रहता है, लेकिन इसकी कार्य क्षमता सबसे अधिक होती है। अपकेंद्र पंपों के मुख्य इम्पेलर में वेंस की संख्या होती है 3 से 12, 5 से 10, 10 से 12, 7 से 12। 5 से 12 ज़्यादा दे रखी है, 5 ही।
7 भी ज़्यादा दे रखी है, 10 भी ज़्यादा दे रखी है, तो 3 यहाँ पर मिनी 3 से 12 तक ये ऑप्शन इसका सही है। ते- 3 से 12 मुख्य विवरण। वेंस ये इम्पेलर पर लगी घुमावदार प्लेट या ब्लेड होती है जो तरल पदार्थ को ऊर्जा प्रदान करती है। संख्या का आधार। इम्पेलर में वेंस की संख्या पंप के डिजाइन और उसके उपयोग एप्लीकेशन पर निर्भर करती है। 3 से 12 सामान्यतः अधिकांश अपकेंद्रीय पंपों में वेंस की संख्या इसी रेंज में होती है। कम वेंस में 2 से 4। इनका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ तरल पदार्थ में ठोस कचरा या सीवेज हो ताकि पंप जाम ना हो। अधिक वेंस 5 से 12 शुद्ध पानी और उच्च दबाव वाले कार्यों के लिए अधिक वेंस। पंप की मध्य लाइन से उधर ऊंचाई तक जहां तक पंप द्वारा पानी पहुंचाया जा सकता है को कहते हैं। पंप की मध्य लाइन से उधर ऊंचाई जहां तक पंप द्वारा पानी पहुंचाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे हेड बोलते हैं। उसे हेड बोलते हैं। चूषण शीर्ष, कुल शीर्ष, कुल डिफरेंशियल शीर्ष, ये सही आंसर है। डिलीवरी शीर्ष, अरे यार चूषण शीर्ष तो सक्शन हेड हो, सक्शन की बात कर रहा हूँ। डिस्चार्ज तो यहाँ दिया है। सॉरी इसका आंसर सी है। डिस्चार्ज शीर्ष है ना। डिलीवरी हेड यह पंप की केंद्र रेखा सेंट्रल लाइन और उस जलाशय रिजर्वायर के जल स्तर के बीच की दूरी है जिसमें पानी पहुंचाया जा रहा है। इसे हेड द्वारा दर्शाया जाता है, HD द्वारा। सक्शन हेड यह उस निचले जलाशय के जल स्तर और पंप की केंद्र रेखा के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी है जहां से पानी उठाया जा रहा है। इसे बोलते हैं सक्शन हेड। जहां से पानी उठाया जा रहा है वहां से लेकर पंप के सेंटर तक की दूरी को ही सक्शन हेड बोलते हैं। कुल स्थैतिक हेड, टोटल स्थैतिक हेड यह चूषण शीर्ष मतलब सक्शन हेड और डिस्चार्ज हेड का योग होता है कुल स्थैतिक शीर्ष। पंप द्वारा पंप को जहां तक ऊपर की ओर पहुंचाया जाता है उस ऊंचाई को निस्सरण शीर्ष या डिलीवरी हेड कहते हैं। छलनी द्वारा अनाज को जिस आधार पर पृथक किया जाता है वह है। छलनी द्वारा रंग, आकार, विन्यास, भार। तो छलनी द्वारा तो आकार के आधार पर ही करेंगे। बाकी ऑप्शन में देखते हैं। ए सही है, आकारीय। छालन सीविंग यह पृथक्करण की वह विधि है जिसमें अलग अलग आकार, साइज के ठोस पदार्थों के मिश्रण को एक छलनी के माध्यम से अलग किया जाता है। जब मिश्रण को छलनी पर रखा जाता है तो बारीक कण छोटे आकार वाले छलनी के छेदों से होकर नीचे गिर जाते हैं जबकि बड़े कण बड़े आकार वाली छलनी के ऊपर ही रह जाते हैं। उदाहरण, आटे से चोकर अलग करना या निर्माण स्थल पर रेत से कंकड़ पत्थर अलग करना। अन्य विकल्प भी दे देते। रंग के आधार पर हम हस्त चयन, हाथ से चुनना विधि का उपयोग कर सकते हैं। भार, वजन के आधार पर पदार्थों को विनोविंग ओसाई विधि द्वारा अलग किया जाता है जहां हवा की मदद से हल्के कणों को भारी कणों से अलग किया जा सकता है। सेम है ये तो। छलनी द्वारा अनाज को जिस आधार पर पृथक किया जाता है वह है। आकार के आधार पर किया जाता है।
यह पृथक्करण की वह विधि है जिसमें अलग अलग आकार के कणों को मिश्रण को एक छलनी का उपयोग करके अलग किया जाता है। प्रक्रिया छलनी में छोटे छोटे छेद होते हैं। जब मिश्रण को छलनी पर रखकर हिलाया जाता है तो छोटे कण छेद से नीचे निकल जाते हैं, जबकि बड़े कण छलनी के ऊपर रह जाते हैं। आटे से भूसी को अलग करना, रेत से कंकड़ पत्थर अलग करना, अनाज की सफाई के दौरान बड़े कचरे या छोटे दानों को अलग करना, ये हो गया। निम्न में कौन अपकेंद्री पंप का इम्पेलर का प्रकार नहीं है? इम्पेलर का अर्ध खुला, ये है, खुला भी है, उच्च गति बंद भी है, उच्च गति डी नहीं है। अपकेंद्री पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप में मुख्य रूप से 3 प्रकार के इम्पेलर का उपयोग किया जाते हैं। खुला इम्पेलर, ओपन इम्पेलर, इसमें वेंस के दोनों तरफ कोई प्लेट नहीं होती। यह गंदे पानी या ठोस कणों वाले पदार्थ के लिए उपयुक्त है। अर्ध खुला इम्पेलर, सेमी ओपन इम्पेलर, इसमें वेन के एक तरफ बैक प्लेट होती है। यह थोड़े गंदे रेशेदार तरल पदार्थों के लिए अच्छा होता है। बंद इम्पेलर, ये साफ पानी के लिए होता है। हाई स्पीड किसी इम्पेलर का भौतिक प्रकार नहीं है। एक प्रत्यागामी, इसे बड़ा कर देता हूँ सही से, क्योंकि लाइट में लिखा हुआ है। एक प्रत्यागामी पंप का डिस्चार्ज स्थिर होता है निम्न के बावजूद: तापमान, डिस्चार्ज वो स्थिर होता है, सक्शन हेड, गति, निकास शीर्ष। एक प्रत्यागामी पंप का डिस्चार्ज स्थिर होता है निम्न के बावजूद। चलो ऑप्शन में देखते हैं। डिलीवरी हेड ही है। सी, धनात्मक विस्थापन पंप, पॉजिटिव। यह एक प्रत्यागामी पंप इसी श्रेणी में आता है। इसका मुख्य गुण यह है कि यह प्रत्येक चक्र साइकिल में द्रव की एक निश्चित मात्रा को विस्थापित करता है। डिस्चार्ज और हेड का संबंध सेंट्रीफ्यूगल पंप के विपरीत प्रत्यागामी पंप का डिस्चार्ज प्रवाह दर मुख्य रूप से पंप की गति, स्पीड और उसके आयतन, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम पर निर्भर करता है। स्थिरता, यदि पंप की गति स्थिर है तो निकास शीर्ष, डिलीवरी हेड या दबाव के बढ़ने या घटने का इसके डिस्चार्ज पर बहुत कम या न के बराबर प्रभाव पड़ता है। यानी हेड कितना भी हो, पंप लगभग उतना ही पानी बाहर निकालेगा। गानों की आवाज़ आ रही है यहाँ पर। पतली सतह सुखावन, थिन लेयर ड्राइंग में अनाज की गहराई निम्न तक सीमित होती है। पतली सतह सुखावन स्थिर, थिन लेयर ड्राइंग में अनाज की गहराई निम्न तक सीमित होती है। 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। सही आंसर है इसका ए सही आंसर है। चित्र में दिया गया पतली सतह सुखावन थिन लेयर ड्राइंग में अनाज की गहराई निम्न तक सीमित होती है, 20 सेंटीमीटर है। थिन लेयर ड्राइंग यह अनाज सुखाने की वह प्रक्रिया है जिसमें अनाज की एक पतली परत, आमतौर पर 20 सेंटीमीटर की गहराई तक का उपयोग किया जाता है ताकि हवा प्रत्येक दाने के संपर्क में पूरी तरह आ सके। इस विधि में सुखाने की दर हवा के वेग पर निर्भर करती है। व्यावसायिक रूप से उपयोग होने वाले अधिकांश कंटिन्यूअस फ्लो ड्रायर्स इसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। निम्न में कौन सा एक प्रकार का ग्राइंडर नहीं है?
एट्रिसन मिल, हैमर मिल, बर मिल, ये तीनों तो ग्राइंडर है। डी इसमें ग्राइंडर नहीं है। बाकी ऑप्शन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मिल डी। ग्राइंडिंग मिल, एट्रिसन मिल, बर मिल और हैमर मिल, ये सभी मशीनों के प्रकार हैं जिनका उपयोग ठोस पदार्थों जैसे अनाज या मसालों को पीसने या छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए किया जाता है। एट्रिसन मिल घर्षण फ्रिक्शन के जरिए पीसती है। बर मिल दो घूमने वाली प्लेटों के बीच सामग्री को पीसती है। हैमर मिल प्रहार या इम्पैक्ट के जरिए सामग्री को बारीक करती है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यह एक पीसने की प्रक्रिया नहीं बल्कि एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग मुख्य रूप से तिलहन से तेल निकालने के लिए किया जाता है, जहां एक विलायक सॉल्वेंट का उपयोग करके तेल को अलग किया जाता है, इसलिए यह ग्राइंडर की श्रेणी में नहीं आता। कमर्शियली रोटरी ड्रमर में ड्रम की लंबाई होती है। रोटरी ड्रमर में ड्रम की लंबाई होती है। इसका तो ऑप्शन देखना, हाँ सही ऑप्शन देखना पड़ेगा क्या, 3 से 6 मीटर तक। ए सही है इसका, 3 से 6 मीटर तक। कॉमर्शियल रोटरी ड्रमर में ड्रम की लंबाई होती है 3 से 6 मीटर तक, 8 से 11 मीटर तक, 18 से 21, ये 3 से 6 मीटर तक सही है। चलो डिटेल में देख लेते हैं। व्यवसायी या कॉमर्शियली रोटरी ड्रमर के बारे में कुछ मुख्य जानकारी नीचे दी गई है। लंबाई सामान्य व्यावसायिक रोटरी ड्रमर की लंबाई आमतौर पर 3 से 6 मीटर के बीच होती है, हालांकि औद्योगिक आवश्यकताओं के आधार पर यह 18 मीटर या उससे अधिक भी हो सकती है, लेकिन सामान्य कॉमर्शियल नामक स्टैंडर्ड कॉमर्शियल यूनिट के लिए 3 से 6 मीटर ही सही माना जाता है। उपयोग इनका उपयोग विभिन्न सामग्रियों जैसे अनाज, उर्वरक, खनिज और बायोमास से नमी को सुखाने के लिए किया जाता है। कार्यविधि यह एक घूमता हुआ बेलनाकार ड्रम होता है जिसमें गर्म हवा प्रवाहित की जाती है ताकि अंदर रखी सामग्री समान रूप से सूख सके। निम्न में कौन एक हैमर मिल का भाग नहीं है? रोटर भी हो गया, हैमर भी है, स्क्रीन भी है, बी नहीं है, बी नहीं है। कास्ट आयरन प्लेट रोटर यह एक मील का केंद्रीय घूमने वाला हिस्सा होता है जिस पर हैमर लगे होते हैं। हैमर या रोटर से जुड़े धातु के टुकड़े होते हैं जो सामग्री को टकरा कर तोड़ते हैं। स्क्रीन यह एक छलनी की तरह होती है जो यह सुनिश्चित करती है कि केवल वांछित आकार के बारीक कण ही बाहर निकले। केसिंग यह बाहरी ढांचा होता है जो पूरे तंत्र को ढकता है। कास्ट आयरन प्लेट आमतौर पर हैमर मिल के क्रियाशील कास्ट आयरन इसका हिस्सा है नहीं। कास्ट आयरन प्लेट से सुखाई का यंत्र जो कि थिन लेयर ड्राइंग को प्रयोग करता है जाना जाता है। बैफल प्रकार का शुष्क ड्रायर, सैक प्रकार का ड्रायर, बैच प्रकार का ड्रायर, निरंतर प्रवाह प्रकार का ड्रायर। थिन लेयर ड्राइंग जो होती है कंटिन्यू होती है। निरंतर बहाव प्रकार का ड्रायर। चलो सही ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। कंटिन्यूस फ्लो टाइप ड्रायर। थिन लेयर ड्राइंग की प्रक्रिया मुख्य रूप से उन
ड्रायरों में उपयोग की जाती है, जहां अनाज या सामग्री की एक बहुत पतली परत से हवा को गुजारा जाता है। निरंतर प्रवाह प्रकार का ड्रायर, इसमें अनाज लगातार ऊपर से नीचे की ओर बहता है। अनाज जो है लगातार ऊपर से नीचे की ओर बहता है और गर्म हवा अनाज की एक पतली परत 15 से 20 सेंटीमीटर से कम के माध्यम से गुजरती है, इसलिए इसे थिन लेयर ड्राइंग का उदाहरण माना जाता है। बैच प्रकार का ड्रायर, ये अक्सर डीप बेड के सिद्धांत पर काम करता है, जहां अनाज की परत काफ़ी मोटी होती है। जो बैच टाइप के होते हैं इनकी परत काफ़ी मोटी होती है। एलएसयू ड्रायर, यह भी एक प्रकार का निरंतर बहाव वाला ड्रायर ही है, जो पतली परत के सिद्धांत का उपयोग करता है। फल एवं सब्जियों की हैंडलिंग में कटाई उपरांत होने वाली लगभग हानि का प्रतिशत होता है। फल और सब्जियों की हैंडलिंग के कटाई के उपरांत, यो इस टाइप का क्वेश्चन एई में आने लायक है। आजकल जो ट्रेंड है, जो एई में क्वेश्चन आ रहा है वो जेई में भी आ सकता है। 35% है नुकसान फल और सब्जियों की कटाई के बाद। हैंडलिंग, परिवहन और भंडारण के दौरान होने वाली हानि का अनुमान आमतौर पर 25 से 35% के बीच लगाया जाता है। भारत जैसे विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे जैसे कोल्ड स्टोरेज की कमी के कारण यह आंकड़ा काफ़ी अधिक रहता है। मुख्य बिंदु: प्रकृति, फल और सब्जी जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं हैं जिनमें नमी की मात्रा अधिक होती है। हानि के कारण अनुचित तुड़ाई, खराब पैकेजिंग, परिवहन के दौरान चोट लगना और तापमान नियंत्रण का अभाव इसके मुख्य कारण है। महत्व: इस हानि को कम करने के लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, कटाई उपरांत प्रबंध पर जोर दिया जाता है ताकि किसानों की आय बढ़ सके और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो। राइस की मिलिंग से पूर्व उसवन, पारबॉइलिंग की जाती है। न्यूट्रिशन वैल्यू घटाने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए। न्यूट्रिशन वैल्यू के कोई परिवर्तन के लिए नहीं, उपज पैदावार को घटाने के लिए, न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाने हेतु। राइस की जो मिलिंग से जो पारबॉइलिंग की जाती है उसका न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए की जाती है, ना कि घटाने के लिए। धान को मिलिंग, कुटाई से पहले भाप में पकाना या भिगोना की प्रक्रिया को ओसवन या पारबॉइलिंग कहते हैं। इसके मुख्य कारण और लाभ: पोषक तत्वों का संरक्षण: इस प्रक्रिया के दौरान धान के छिलके में मौजूद विटामिन, विशेषकर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे थायमीन और खनिज चावल के अंदरूनी हिस्से एंडोस्पर्म में चले जाते हैं। इससे पॉलिशिंग के बाद भी चावल में पोषक तत्व बने रहते हैं। चावल की मजबूती: पारबॉइलिंग से चावल का दाना सख्त हो जाता है, जिससे मिलिंग के समय चावल के टूटने की दर कम हो जाती है। बेहतर भंडारण: पारबॉइल्ड चावल में कीड़े लगने की संभावना कम होती है और यह लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। पकाने में आसानी: यह चावल पकने के बाद आपस में चिपकता नहीं और अधिक खिलखिला रहता है। अट्रिशन मिल में अनाज का आकार निम्न में से किस वजह से छोटा होता है? अट्रिशन मिल में जो होता है इम्पैक्ट और शीयर दोनों। बाकी सही ऑप्शन देख लेते हैं क्या होना चाहिए। शीयर एवं क्रशिंग, इम्पैक्ट क्रशिंग, इम्पैक्ट केवल, इम्पैक्ट एवं शीयर। बी ज़्यादा सही लग रहा है, चलो देखते हैं। बी ही सही है, इम्पैक्ट एवं शीयर। अट्रिशन मिल में अनाज को पीसने के लिए मुख्य रूप से दो बल फोर्स कार्य करते हैं, इम्पैक्ट और शीयर। जब अनाज के दाने तेज गति से घूमते हुए प्लेटों या ब्लेडों से टकराते हैं तो उस झटके या प्रभाव इम्पैक्ट से वे टूट जाते हैं। शीयर: जब अनाज के दानों दो खुरदरी सतहों जैसे कि मील की दो डिस्कों के बीच रगड़ खाते हैं तो कर्तन या शीयर बल के कारण वे बारीक कणों में बदल जाते हैं। अन्य विकल्प क्रशिंग: यह दबाव या कंप्रेशन द्वारा बड़े टुकड़ों को तोड़ने की प्रक्रिया है जो आमतौर पर जो क्रशर में देखी जाती है। अट्रिशन मिल का उपयोग विशेष रूप से अनाज को मध्यम या बारीक पीसने के लिए किया जाता है।
सामान्य फ्रोजन फूड का भंडारण निम्न तापमान पर किया जाता है। फ्रोजन फूड का जो कहते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -4 डिग्री सेंटीग्रेड, -8 डिग्री सेंटीग्रेड, -18 डिग्री सेंटीग्रेड, -4 डिग्री सेंटीग्रेड ही सही सा लग रहा है इसका, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रोजन फूड का जो भंडारण होता है -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे FDA और खाद्य सुरक्षा संगठनों के अनुसार जमे हुए खाद्य पदार्थ और फ्रोजन फूड को सुरक्षित रखने के लिए आदर्श तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 फ़ारेनहाइट या उससे कम होना चाहिए। कारण इस तापमान पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि पूरी तरह से रुक जाती है और भोजन में मौजूद एंजाइमों की क्रिया धीमी हो जाती है। इससे भोजन की गुणवत्ता, स्वाद और पोषक तत्व लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। अन्य विकल्प 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बर्फ बनना शुरू होता है, लेकिन व्यावसायिक भंडारण के लिए यह पर्याप्त ठंडा नहीं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड और -8 डिग्री सेंटीग्रेड पर भोजन जम तो सकता है, लेकिन वह लंबे समय तक खराब होने से पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहता। बैच प्रकार के पाश्चराइजेशन से दूध को गर्म किया जाता है। अगर हम 61 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं तो 30 मिनट के लिए 30 मिनट लगेगी। अगर हम एक जो होता है 75 होता है, उसे सेकंडों के आधार पर करते हैं। देखते हैं सही आंसर। सेल्सियस में 61 सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए ए सही है। दूध की पाश्चुरीकरण के मुख्य रूप से 2 विधियां हैं, बैच या होल्डर विधि। LT लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। हाँ, लो टेम्परेचर लो टाइम हो गया एक तो। इस विधि ये 61 वाला जो था 61 से 63, ये 62.8 है, 63 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब। यह पर्सनल केमिकल के अनुसार 61 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और फिर तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। अब फिर एक होती है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। इसमें दूध को उच्च तापमान पर कम समय के लिए गर्म किया जाता है। इसमें दूध को लगभग 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए। दोनों क्लियर हो गए। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, लो टेम्परेचर लो टाइम। एक ग्राम दूध का तापमान पानी की तुलना में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता होती है। इसका सही 85%, 93%, 107%, 100%। ऑप्शन नहीं देखना पड़ेगा इसका तो 93%। 1 ग्राम दूध का तापमान पानी की तुलना में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 93% ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विशिष्ट ऊष्मा क्या है? किसी पदार्थ की 1 ग्राम द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने की जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। पानी बनाम दूध। शुद्ध पानी की विशिष्ट ऊष्मा पानी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होती है। वही दूध की विशिष्ट ऊष्मा पानी की तुलना में कम होती है, 0.93 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इसका अर्थ यह है कि दूध का तापमान बढ़ाने के लिए पानी की तुलना में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रतिशत के रूप में दूध को गर्म करने के लिए पानी की तुलना में लगभग 93% ऊर्जा की ही आवश्यकता होती है। एक बॉल मिल या पेबल मिल में आकार को छोटा करना निम्न में से किस कारण से होता है? एक बॉल मिल या पेबल मिल में आकार को छोटा करना, शेयरिंग, इम्पैक्ट, कटिंग या क्रशिंग। बॉल मिल या पेबल मिल
में आकार को छोटा करना क्या किससे होता है? चलो बॉल मिल या पेबल मिल का देख लेते हैं कैसा होता है इसमें आकार छोटा। इम्पैक्ट सही हो रहा है इसमें भी, हैमर की तरह ही है इसका मतलब ये भी। सी है इसका आंसर। एट्रिशन भी मुख्य प्रक्रिया होती है। इम्पैक्ट बॉल मिल में जब बेलन सिलेंडर घूमता है तो उसके अंदर मौजूद धातु की गेंदें बॉल ऊपर तक जाती है फिर सामग्री पर गिरती है। गिरने की इस प्रक्रिया में चोट या प्रभाव इम्पैक्ट के कारण सामग्री के कण छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। एट्रिशन गेंद और सामग्रियों के बीच होने वाले घर्षण या रबिंग के कारण भी कणों का आकार छोटा होता है जिसे एट्रिशन कहते हैं। रबिंग या घर्षण को भी एट्रिशन की फैल। निष्कर्ष बॉल मिल और पेबल मिल मुख्य रूप से इम्पैक्ट या चोट पहुंचाकर या एट्रिशन घर्षण के सिद्धांतों पर काम करते हैं। दिए गए विकल्पों में इम्पैक्ट सबसे सटीक। ड्रायर जो कि उच्च गति तापमान को 500 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक का उपयोग कम समय के लिए करते हैं उनको कहते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। ड्रायर जो उच्च गैस तापमान 500 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक तापमान का उपयोग कम समय के लिए करते हैं उनको कहते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। बी फ्लैश ड्रायर, सॉरी ये तो गलत हो गया। बी फ्लैश ड्रायर। फ्लैश ड्रायर यह ड्रायर बहुत ही कम समय कुछ सेकंड के लिए उच्च तापमान जैसे 500 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक की गैसों का उपयोग करता है। इसमें गीले पदार्थ को गर्म हवा की तेज धारा में मिलाया जाता है जिससे नमी तुरंत वाष्पित हो जाती है। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर इसमें हवा का उपयोग कणों को हवा में तैरती अवस्था में रखने के लिए किया जाता है लेकिन यह आमतौर पर इतने उच्च तापमान पर काम नहीं करता। ड्रम ड्रायर इसमें पदार्थ को एक गर्म घूमने वाले ड्रम की सतह पर सुखाया जाता है। टर्बो ड्रायर यह ट्रेड ड्रायर का एक उन्नत रूप है जो धीमी गति से सुखाने के लिए किया जाता है। यह उपयोग होता है उच्च तापमान और कम समय की विशेषता फ्लैश ड्रायर की है। कृषि खाद्य पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कौन सा मानक लागू है? कृषि खाद्य पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कौन सा मानक लागू है? कोडेक्स एलिमेंटा। इसका सही आंसर बी है। कोडेक्स एलिमेंटा यह एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों निर्देशों को कोड ऑफ प्रैक्टिस का एक संग्रह है। इसकी स्थापना खाद्य और कृषि संगठन FAO विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार में निष्पक्ष बर्ताव को सुनिश्चित करना है। BIS भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है जो भारत के भीतर उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। एगमार्क यह भारत में कृषि उत्पादों पर लगाया जाने वाला एक प्रमाणन चिन्ह है जो यह सुनिश्चित करता है कि वे भारत सरकार के विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित मानकों के अनुरूप है। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात आती है तो कोडेक्स एलिमेंटा ही वह मानक है जिसे वैश्विक स्तर पर ब्राइन घोल है। ब्राइन घोल जल में नमक का घोल, जल में शर्करा व मैग्नीशियम क्लोराइड का, जल में कैल्शियम क्लोराइड का। ब्राइन घोल जल में नमक का घोल को बोलते हैं। बाकी ऑप्शन में देख लेते हैं क्या आया सही ऑप्शन। जल में नमक का घोल ब्राइन साधारण नमक सोडियम क्लोराइड के सांद्र जलीय विलयन कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन को ब्राइन कहा जाता है। इसका उपयोग औद्योगिक स्तर पर क्लोरीन हाइड्रोजन और सोडियम
साइड बनाने के लिए क्लोरो एल्कली प्रक्रिया में किया जाता है। इसके अलावा खाद्य संरक्षण जैसे अचार बनाना और बर्फ़ जमाना वाली मशीनों में रेफ्रिजरेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। चावल की पॉलिशिंग में निम्न कार्य किए जाते हैं। ब्राउन चावल की ऊपरी सतह पर कोटिंग की जाती है। ब्राउन चावल से ब्रान की तह निकाली जाती है। चावल की पॉलिशिंग में ब्राउन चावल से ब्रान की तह निकाली जाती है। बी सही है। स्टार्च की एक तह निकाली जाती है, केवल छिलका निकाला जाता है। चावल की प्रोसेसिंग के दौरान पॉलिशिंग एक महत्वपूर्ण चरण है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। धान खेत से आए चावल के ऊपर एक सख्त छिलका होता है जिसे हस्क कहते हैं। जब केवल इस छिलके का घुटाया जाता है तो हमें ब्राउन राइस प्राप्त होता है। पॉलिशिंग ब्राउन राइस के ऊपर एक बहुरी पौष्टिक परत होती है जिसे ब्रान या चोकर कहा जाता है। पॉलिशिंग की प्रक्रिया में मशीनों द्वारा इसी ब्रान की परत को रगड़कर हटा दिया जाता है। सफ़ेद चावल ब्रान हटाने के बाद जो सफ़ेद चमकदार हिस्सा बचता है उसे हम सफ़ेद चावल कहते हैं। निष्कर्ष पॉलिशिंग का मुख्य कार्य ब्राउन चावल से ब्रान की तह को निकालना ताकि चावल सफ़ेद और चमकदार दिखाई दे। इस प्रक्रिया में चावल के कई महत्वपूर्ण साइलेज में दूषण को रोकने के लिए इसे निम्न दर से उपयोग करना चाहिए। साइलेज में दूषण को रोकने के लिए 5 सेंटीमीटर पर डे, 15 सेंटीमीटर पर डे, 10 सेंटीमीटर पर डे। साइलेज से दूषण को रोकने के लिए निम्न दर से उपयोग करना चाहिए। सही ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या है। साइलेज से दूषण या स्पॉइलेज या खराबी को रोकने के लिए साइलों से इसे निकालने की एक निश्चित दर होनी चाहिए ताकि हवा के संपर्क में आने वाला हिस्सा खराब न हो। 10 सेंटीमीटर पर डे। हवा से बचाव साइलेज को खराब होने से बचाने के लिए यह जरूरी है कि साइलों का मुंह खुला होने पर उसकी ऊपरी सतह को तेजी से हटाया जाए। निकासी की दर सामान्यतः दूषण रोकने के लिए प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर की परत को निकालना अनुशंसित या रिकमेंडेड किया जाता है कि विकल्प बी इस सीमा के अंतर्गत सबसे सटीक उत्तर है। परिणाम यदि साइलेज को इससे कम गति से निकाला जाता है तो हवा गहराई तक प्रवेश कर सकती है जिसमें फफूंद और हानिकारक बैक्टीरिया पनप सकते हैं। अनाज भंडारण संरचनाओं में चूहों को रोकने के लिए शंकु किस ऊंचाई पर लगाए जाते हैं? शंकु जो लगाए जाते हैं 1.2 मीटर पर लगाए जाते हैं, जिस पे वो चढ़ ना सके। अनाज भंडारण संरचनाओं जैसी बुखारी या साइलों के खंभों पर चूहों को ऊपर चढ़ने से रोकने के लिए धातु के शंकु लगाए जाते हैं। इन शंकुओं को जमीन से 1.2 मीटर की ऊंचाई पर लगाना सबसे प्रभावी माना जाता है ताकि चूहे उन पर कूदकर पार न पा सके। ये शंकु चूहों के लिए एक शारीरिक बांधा फिजिकल बैरियर के रूप में कार्य करते हैं। चूहों के पैर इन ढालू और चिकनी सतहों पर पकड़ नहीं बना पाते। रख रखाव यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि भंडारण संरचनाओं के आसपास कोई पेड़ की टहनियाँ या सीढ़ियाँ न हो जिनका उपयोग चूहे ऊपर जाने के लिए ब्रिज के रूप में कर सके। स्वच्छता भंडारण क्षेत्र के आसपास कूड़ा करकट न होने दें क्योंकि यह चूहों को छिपने की जगह प्रदान करता है। एक वर्ष से अधिक भंडारण के लिए धान की सुरक्षित नमी होनी चाहिए 12%। 1 वर्ष से अधिक भंडारण के लिए धान की सुरक्षित नमी होनी चाहिए 12 होनी चाहिए भंडारण के लिए। तो अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए नमी मॉइस्चर कंटेंट सबसे महत्वपूर्ण कारक है धान पेडी के मामले में। एक वर्ष से अधिकतम भंडारण के लिए धान में नमी की मात्रा 12% या उससे कम होनी चाहिए। कम नमी अनाज को फफूंद, कीटों और सूक्ष्म जीवों के हमले से बचाती है। अल्पकालिक भंडारण के लिए यदि धान को कम समय के लिए रखना है तो 13 से 14
परसेंट नमी स्वीकार्य होती है। पिसाई के लिए 13 से 14%। ध्यान दें, यदि नमी 14% से अधिक होती है तो अनाज में गर्मी पैदा होने लगती है और वह जल्दी ख़राब हो सकता है। इसलिए लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसे सुखाकर 12% तक लाना सबसे सुरक्षित माना जाता है। गेहूं के दानों के लिए रिपोज कोण 23 डिग्री से 28 डिग्री। बाकी सही ऑप्शन देख लेते हैं। 23 डिग्री से 28 डिग्री सही है। रिपोज एंगल, रिपोज कोण क्या है? यह वह अधिकतम कोण है जिस पर कोई दानेदार पदार्थ जैसे अनाज या मिट्टी बिना फिसले या गिरे एक ढेर के रूप में टिका रह सकता है। गेहूं के लिए, गेहूं के दानों के लिए यह कोण लगभग 23 डिग्री से 28 डिग्री के बीच होता है। कुछ संदर्भों में इसे औसतन 25 डिग्री भी माना जाता है। प्रभावित करने वाले कारक, अनाज की नमी की मात्रा और दानों की सतह की बनावट इस कोण को प्रभावित कर सकती है। नमी बढ़ाने पर घर्षण बढ़ जाता है जिससे रिपोज कोण भी बढ़ सकता है। पंप में प्राइमिंग फेल होने के कारण हो सकते हैं चोसन लाइन अथवा पंप में लीकेज होना, ये तो है। फुट वैल्यू का लीक होना, ये भी है। रोटरी शाफ्ट सील का लीक होना भी, ये भी है। तीनों होगा इसके डी। पंप की प्राइमिंग का अर्थ है पंप के केसिंग और सक्शन पाइप से हवा को निकालकर उसे तरल जैसे पानी से भरना। अगर हवा रह जाती है तो पंप तरल को खींच नहीं पाता। प्राइमिंग फेल होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। चूसन लाइन, सक्शन लाइन में लीकेज, यदि सक्शन पाइप में कहीं भी छेद या ढीला जोड़ है तो पंप पानी के बजाय बाहर की हवा खींचने लगेगा जिससे वैक्यूम नहीं बन पाएगा। फुटवॉल का लीक होना, फुटवॉल का काम पाइप में पानी को रोक कर रखना है ताकि पंप बंद होने पर पानी वापस न जाने दे। यदि यह लीक करता रहा तो पंप खाली हो जाएगा और दोबारा शुरू करने में प्राइमिंग फेल हो जाएगी। रोटरी शाफ्ट सील का लीक होना, पंप की शाफ्ट जहां केसिंग से बाहर निकलती है वहीं सील लगी होती है। यदि सील खराब हो जाए तो वहां से हवा अंदर प्रवेश कर सकती है जो प्राइमिंग में बाधा डालती है। निम्न में कौन सा अपकेंद्रीय पंप का गुणधर्म नहीं है? क्षमता, इसकी चाल की व्युत्क्रमानुपाती होती है। एफिशिएंसी, इसकी स्पीड के, ये गलत है। अनुक्रमानुपाती होती है, ना कि व्युत्क्रमानुपाती। गुणधर्म नहीं है, यही नहीं है, ये इसमें पहला ही हो गया। अशुशक्ति निर्भर करती है कि इसकी क्षमता शीर्ष व पंप की क्षमता पर बिल्कुल करती है। शांत एवं एक सार प्रवाह उच्च चाल के लिए स्वीकार्य है। अपकेंद्रीय पंप में इन्फिनिटी लॉ, समानता के नियम के अनुसार पंप की क्षमता डिस्चार्ज और उसकी चाल स्पीड के समानुपाती होती है, न कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। गणित रूप में Q प्रोपोर्शनल टू N। अशुशक्ति निर्भर करती है इसकी क्षमता शीर्ष और पंप की दक्षता पर, यह कथन सही है। बाकी शांत एवं एकसार प्रवाह, ये भी सही है। उच्च चाल के लिए स्वीकार्य है, ये भी सही है। और आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि कंटेंट पेपर में आया हुआ ही है और ये चुनिंदा क्वेश्चन मैंने उठाए जो पेपर में यूपी में आने लायक क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों का आंसर ढूंढने में बहुत मेहनत लगी, खुद से ये पीडीएफ बनाई। चलो अब क्लास बंद करते हैं।